पहले पैसा होने के बावजूद भी बहुत सारे काम नहीं हो पाते थे। आज पैसे हैं तो आपके पास हर सर्विस आपके डोर स्टेप के ऊपर है। तो ऐसा नहीं लगता लाइबिलिटीज हमेशा हमें अट्रैक्ट करती है कि जो हमें लगता है ना कि ये लाइबिलिटी है पर वो हमारे लिए ज़रूरी लगता है, तो कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये लाइबिलिटीज है और ये एसेट हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। जैसे अभी ऑफ कैमरा आप बात कर रहे थे कि जितनी चादर पैर उतने पैर पसारे, तो ये बात ठीक है कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारे, पर मेरा ये कहना है कि जितने आपके पैर हैं आप उतनी बड़ी चादर बना लो। और अभी जैसे आपने बात करी कि फाइनेंशियल फ्रीडम ये होता क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम दरअसल लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा हो जाना फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो एसेट क्या होता है, मतलब एसेट कैसे बिल्ड करें? जो मन को भा जाता है ज़रूरी नहीं वो लाइबिलिटी होता है, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा होता है। कारण क्या होता है, मन जैसे ज़रूरतें सीमित रख के माइंडफुल हो के, ऐसे नहीं है कि जो पसंद आ रहा है उसमें पैसे उड़ा रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं। तो ज़रूरतें हमें अपनी सीमित रखनी है, माइंडफुल बायर बनना है और साथ साथ एक एसेट क्रिएशन के लिए सोचना है। तो वो अपने उस चीज से निकल नहीं सकते क्योंकि वो इमोशनल ट्रैप है उनके माइंड के अंदर, वो दिमागी रूप से गरीब रहेगा। तो मैं इस चीज के कोई फेवर में नहीं हूं कि बिना बात आप वेस्टेज करें। मैं इस चीज के फेवर में भी नहीं हूं कि आप अपने सपनों को मारे। तो जैसे जॉब और बिजनेस, तो ये बिजनेस माइंडसेट है कि हम लोग फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। या जॉब में जो लोग काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जैसे 50,000 1 लाख रुपए सैलरी है, वो लोग भी इस वे में जा सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। कोई भी इंसान फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, चाहे वो जॉब में हो, उसका खुद का काम हो, या वो इन्वेस्टर हो, या वो बिजनेसमैन हो। सर, एक और क्वेश्चन मेरा रहेगा कि ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, तो क्या आप फाइनेंशियली फ्री हो? मतलब मैंने सुना है कि थोड़े टाइम बाद आप ब्रेक लेते हो, लंबा ब्रेक लेते हो, घूमने को जाते हो, तो ये सब चीज़ कैसे मैनेज करते हो आप? फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। तो कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। तो आज हम जानेंगे कि अपने हार्ड अर्न मनी को सेव कैसे करते हैं और फाइनेंशियली फ्री कैसे होते हैं। तो चलिए मिलते हैं लोकेश जी से। वेलकम सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। तो सर, आज हम ना पैसों के ही बारे में बात करने वाले हैं कि अपने जो मनी को सेव करके हम फाइनेंशियली फ्री होने की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो फैंसी सा टर्म है ना कि फाइनेंशियल फ्रीडम, तो ये क्या होता है? देखो पहले के टाइम में ना पैसे से सारे काम नहीं होते थे। आपको कहीं पे बात करनी होती थी तो मोबाइल नहीं थे, कहीं जाना होता था तो वो टेक्नोलॉजी की वो चीज़ें नहीं थी जो आज की तारीख में है। तो कोई खाना खाना होता था तो आपको खुद बनाना पड़ता था, बाहर से लाने के या बना के जो ऑप्शंस आ जाएं जो पैसों से हो जाते हैं वो पहले नहीं होते थे। और भी बहुत सी चीज़ें थी जो पैसे से नहीं होती थी, जैसे कहीं जाना हो तो आज जितना ओला उबर या टैक्सी या जोमेटो टोमेटो या इस तरीके की बड़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आप ऐप से सारी चीज़ें कर सकते हो, पहले ये नहीं हो पाता था। तो पहले पैसा होने के बावजूद भी बहुत सारे काम नहीं हो पाते थे। आज पैसे हैं तो आपके पास हर सर्विस आपके डोर स्टेप के ऊपर है। तो इसीलिए टाइम के साथ पैसे की महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी जैसे आपने बात करी कि फाइनेंशियल फ्रीडम ये होता क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम दरअसल लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा हो जाना फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, जबकि ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी आपकी मन मर्जी की लाइबिलिटीज़ हैं जो आप पालना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उनको आप अफोर्ड करने के लिए कोई भी ऐसा काम मत करें जो कि आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है। उनको अफोर्ड करने के लिए आपने ऐसी एसेट्स बनाई हो जो उसको अफोर्ड करती हैं। तो आप पैसे की अर्निंग करने के लिए जो कंपल्सिव बिहेव है आपका, यानी कि कमाने के लिए जो मजबूरी में आपको काम करना पड़ रहा है, आप उस ट्रैप से बाहर निकल जाएं और आपकी जो लाइबिलिटीज जो आप अफोर्ड करना चाहते हैं, जो लाइफस्टाइल यूज आप जीना चाहते हैं, वो आपका एज इट इज ही मेंटेन हो या फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे बढ़ सके और उस चीज की सारी अफोर्डेबिलिटी आपकी एसेट्स करती रहे और आपको कमाने के लिए कुछ ऐसा ना करना पड़े जिससे कि आपको उनको अफोर्ड करने के लिए अपना टाइम, जिंदगी या लाइफ बेचनी पड़े। तो उसको फाइनेंशियली फ्रीडम बोल सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ का मालिक हो गया तो समझ लो फाइनेंशियली फ्री हो गया। हो सकता है कोई 100 करोड़ 200 करोड़ का मालिक हो, लेकिन हो सकता है उस पर 250 करोड़ का कर्ज भी हो सकता है उसकी लायबिलिटीज उसने अपनी उन एसेट से ज़्यादा बना ली हो। तो इसका मतलब ये है कि वो उस कंपल्शन से बाहर नहीं निकला।
जिस कंपल्शन के अंदर उसको पैसा कमाना मजबूरी उसकी खत्म नहीं हुई अभी तक, तो इसीलिए वो फाइनेंशियली फ्री नहीं है। वो रिच हो सकता है, रिच दिख सकता है, करोड़ों की गाड़ियों में है या बहुत बड़े बड़े घर बंगलों में है, लेकिन वो जितने भी लाइबिलिटीज उसकी हैं उनको अफोर्ड करने के लिए सफिशिएंट उसकी एसेट्स नहीं है, तो वो फाइनेंशियली फ्री नहीं है। तो फाइनेंशियली फ्री कोई बहुत छोटे लेवल पे भी हो सकता है और कोई बहुत ज्यादा बड़े होने के बावजूद भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने लाइबिलिटीज और एसेट के बारे में भी बात करा है, तो ऐसे नहीं लगता लाइबिलिटीज हमेशा हमें अट्रैक्ट करती है कि जो हमें लगता है ना कि ये लाइबिलिटी है पर वो हमारे लिए ज़रूरी लगता है, तो कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये लाइबिलिटीज़ है और ये एसेट हम लोग बिल्ड कर रहे हैं? क्योंकि घर हम लेते हैं वो भी लाइबिलिटीज़ में आता है, लेकिन लोग उसे एसेट भी कहते हैं, तो डिफरेंशिएशन क्या है इन दोनों के बीच का? जो लाइबिलिटीज है, अभी आपने बात करी कि वो बड़ी अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। एक्चुअली क्या होता है, मन अपनी मर्जी से चलना चाहता है, वो अपने इमोशंस की फुलफिलमेंट करना चाहता है, और लाइफ में ज़्यादातर इमोशंस की फुलफिलमेंट जब आप करते हो, उसके लिए जो आप एक्सपेंस करते हो वो आपकी पॉकेट से निकलता है और बदले में आपके कुछ नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ को लेके बात करें, हेल्थ में हमें लगेगा कि बहुत डिलीशियस डिश हम खाएं, वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, वो हेल्थ के लिए लाइबिलिटी है, लेकिन वर्कआउट जो है वो हेल्थ के लिए एसेट है, हमारा उसके लिए उतना मन नहीं करता। तो जो मन है वो एक आलसी है, मन मस्ती में रहना चाहता है, मन कोई भी कष्ट नहीं करना चाहता, वो प्लेजर चाहता है। इसीलिए प्लेजर की सारी चीजें अफोर्ड करनी पड़ती हैं जो कि लाइबिलिटी की कैटेगरी में आती हैं। और अभी आपने बात करी कि घर लाइबिलिटी है या एसेट। घर लाइबिलिटी भी हो सकता है और एसेट्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि अगर जो घर है वो आपको अर्निंग करके दे रहा है तो वो आपकी एसेट्स है। अगर आपका उस पर खर्च हो रहा है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स ले लो या आप मेंटेनेंस लगा लो हर साल उसकी, वाइट वॉश या जो भी चीज़ें यहाँ घर के बिजली इलेक्ट्रिसिटी, वो सब लाइबिलिटीज ही हैं। लेकिन ये लाइबिलिटी भी ज़रूरी होती है लाइफ में। जैसे खाना भी एक लाइबिलिटी है, खरीदना, लेकिन खाना पड़ेगा रहने के लिए। लाइबिलिटी लेना गलत नहीं है, लाइबिलिटी अफोर्ड ना कर पाना और फिर भी लेना, और जितनी अफोर्ड कर पाते हैं उससे ज्यादा लेना, ये गलत है। जैसे अभी ऑफ कैमरा आप बात कर रहे थे कि जितनी चादर पैर उतने पैर पसारे, तो ये बात ठीक है कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारे, पर मेरा ये कहना है कि जितने आपके पैर हैं आप उतनी बड़ी चादर बना लो। क्यों पैरों को भी सुकोड़ के रखना? लेकिन लोग क्या करते हैं, उस चादर को कर्ज पे बनाते हैं, फिर पैर पसारते हैं। लेकिन वो कर्ज की जो चादर है वो अपनी तो है नहीं, दूसरे की है, वो तो कभी भी खींचेगा। तो इसी तरीके से जो अभी आपने पूछा कि लायबिलिटी और एसेट्स में क्या डिफरेंशिएट होता है, तो अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा कि जो एसेट्स होती है वो ये होती है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो होती है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है। तो अब आप ये देख सकते हो कि जिस भी चीज में आपने पैसा लगाया, अगर आप वो ज्यादा हो के आपके पास आया तो वो एसेट्स हुई, और आपने जिसमें भी पैसा लगाया वो कम होके आ रहा है या फिर जा ही रहा है तो फिर वो आपकी लायबिलिटी हुई। और लायबिलिटी कोई गलत शब्द नहीं है, बस ये है कि लायबिलिटी जो है वो एक तरीके से उसको बिना अफोर्ड करे अगर हम लेते हैं तो वो हमारे अगेंस्ट जाती है चीजें। और बहुत से लोग ऐसे हैं वो इतनी एसेट्स एक्वायर कर लेते हैं कि वो अपने शौक ही मार लेते हैं। तो वो उससे भी बुरा है कि एक आदमी जो गरीब है, जो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, ये अफोर्ड करने के बावजूद भी अपने शौक मार रहे हैं, तो वो उससे भी खराब है कि वो गरीब से भी गया गुजरा है। तो जैसे लायबिलिटीज़ की मतलब परिभाषा हो गई कि जो हमें अट्रैक्ट करता है, जो मन को भाता है, जिसको देख के ऐसे लगता है कि नहीं ये मेरे पास होना चाहिए, वो लायबिलिटीज़ में आ जाता है। तो एसेट क्या होता है, मतलब एसेट कैसे बिल्ड करें? देखो, अभी आपने ये बात करी कि जो मन को भा जाता है वो लायबिलिटी होता है। हाँ। जो मन को भा जाता है ज़रूरी नहीं वो लायबिलिटी होता है, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा होता है। कारण क्या होता है, मन इमोशनल होता है, और इमोशंस की जो फुलफिलमेंट होती है वो बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां इमोशंस को ट्रिगर करती हैं कि आपके पास ऐसा फ़ोन हो, आपकी वेकेशन ऐसी फॉरेन कंट्री में हो, आपको ऐसा
घर बंगला मिले, आप ऐसे कपड़े पहने, ऐसे रहे, आप ये ज्वेलरी या जो भी कुछ, तो वो आपके इमोशंस को पहले उठाते हैं, फिर आपको उन इमोशंस की फुलफिलमेंट करने का भाव आता है। और जो इमोशंस की फुलफिलमेंट जहां पर होती है ज्यादातर, उसकी वर्थ बहुत कम होती है, प्राइस बहुत ज्यादा होता है। जैसे बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ी आई, प्राइस बहुत ज्यादा होगा और वर्थ कम होगी। वर्थ मतलब जब आप उसको सेकंड हैंड बेचते तो कम होती है, लेकिन कई बार आप प्लॉट सेकंड हैंड बेचते तो महंगा जाता है, घर में सेकंड हैंड बेचते तो महंगा मिलता है। तो सेम इसी तरीके से जो प्राइस और वर्थ बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, तो समझ लो वो एक तरीके की लायबिलिटी है। और रही बात, आपने पूछा एसेट्स क्या हो सकती है, एसेट्स हर वो कोई चीज हो सकती है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने गाड़ी ली और वो टैक्सी पे चल रही है, तो उसकी वो एसेट्स है। लेकिन किसी ने गाड़ी ली है और वो टैक्सी में नहीं चला के खुद चला रहा है, वो लायबिलिटीज हो सकती है। और वो गलत बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, सब कुछ कर्ज पे है, तो वो उसके नुकसान में जाएगी। तो इसी तरीके से घर लेना भी एक एसेट्स हो सकता है कि आपने उसको कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है या रेंटल प्रॉपर्टी के हिसाब से लिया है। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करते हैं और ज्यादा होके आपको पैसा मिलता है, वो सारी आपकी एसेट्स होती हैं। जैसे लेडीजों में है ना कि गोल्ड लेना, तो गोल्ड लेना एक एसेट ही हो जाता है ना, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट? नहीं, गोल्ड एसेट्स भी हो सकता है और पूरी तरह एसेट्स ना हो, ऐसा भी होता है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिजिटल गोल्ड लिया है तो उसके एसेट्स होने के बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि उसके अंदर कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लगा। जो भी 10, 15, 20, 25% लगता है, तो वो उस पर कटा नहीं। मान लो कोई 10 लाख रुपए की ज्वेलरी है, तो 2 लाख रुपए तो उसकी इसी चीज के ऊपर लग गए। अगर आपने उसको डिजिटली लिया है या किसी बिस्किट फॉर्म या इस तरीके से लिया है जो ज्वेलरी में नहीं आता, तो उसमें वो परसेंट जो 20-25 कटता है वो नहीं कटेगा। वो सिर्फ 2, 4, 5, 7, 5% तक कटता है। तो उसके अंदर वो जो 25% कटना था वो 5% कटा या उससे भी कम कटा। डिजिटली में तो शायद कटता ही नहीं है, मैंने जब भी लिए हैं तो उसमें तो कटता ही नहीं है, इवन के थोड़ा डिस्काउंट देती है गवर्नमेंट। तो वो तब वो एसेट बनेगा। लेकिन ज्वेलरी को एक तरीके से इमोशन से जोड़ा जाता है कि ये बहुत ज्यादा लेविश स्टाइल है, ये पुराना हो गया, अब इसको एक्सचेंज करके नया ले लो। तो उसमें क्या होता है, उसकी मेकिंग ज्यादा होती है। पुराने वाले में से कुछ कम हो जाएगा तो नए वाले के अंदर मेकिंग ज्यादा आ जाएगी, तो बहुत बड़ा मार्जिन ज्वेलर के पास चला जाता है। कहने में गोल्ड एक एसेट की तरह काम कर सकता है, लेकिन जब हम उसको ज्वेलरी के फॉर्म में ले आते हैं तो समझ लो 25% तो आपका उसी दिन उस एसेट्स में से कट गया। तो वो बहुत लेट जाके उस 25 को कवर करेगा, तब वो बनेगा। लेकिन आपने अगर उसको फिर दोबारा से इस तरीके से कर लिया, फिर उसका एसेट्स का पोर्शन कट जाएगा। तो वो सिर्फ तब बन पाता है जब वो डिजिटल फॉर्म में हो या फिर नॉन ज्वेलरी के फॉर्म में, जिसके अंदर मेकिंग या इस तरीके की चीजें नहीं होती। लेकिन बोलने में जरूर लगता है कि गोल्ड एक एसेट्स है, लेकिन उसको किस फॉर्म में हमने लिया, उसमें हमने कितना लॉस उठाया है, कितना मार्जिन हमने कटवाया है, उस पर डिपेंड करता है कि वो एसेट्स बनने में कितना टाइम लेगा। तो हमें माइंडफुल होके परचेज करना चाहिए। जैसे कि गोल्ड एसेट बन सकता है अगर हम ज्वेलरी फॉर्म में कम इन्वेस्ट करके अगर उसे डिजिटल या फिर ब्रिक फॉर्म में ले लें, जैसे गोल्ड की ब्रिक ले लें। हाँ, ठीक है। तो सर एक और क्वेश्चन मेरा रहेगा कि ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, तो क्या आप फाइनेंशियली फ्री हो? मतलब मैंने सुना है कि थोड़े टाइम बाद आप ब्रेक लेते हो, लंबा ब्रेक लेते हो, घूमने को जाते हो, तो ये सब चीज़ कैसे मैनेज करते हो आप? फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखो, पहले के टाइम में इतनी अच्छी सुख सुविधाएं नहीं थी जो आज हमारी जनरेशन को मिल रही हैं। आज हमारे फ़ोन पे हर एक चीज़ सर्विस एट डोर स्टेप है। पहले कहीं जाते थे घूमने तो कहाँ पर हम बुक करेंगे, वहाँ जाके पूछते थे, टाइम से जाते थे। आज आप सब यहीं से इंतज़ाम करते हो, आप सारी आइटनरी बनाते हो, घूमते फिरते मौज मस्ती करते हो, जो चीज़ें आपको चाहिए सब आपकी यहीं से सब प्लान हो जाती हैं। ये सुख सुविधाएं पहले बहुत ज़्यादा पैसा होने के बावजूद भी नहीं थी। और रही बात फाइनेंशियल फ्री की, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जितनी लाइबिलिटीज़ आप लेना चाहते हैं
आपका शौक है, क्योंकि शौक ज्यादातर लाइबिलिटीज ही होती हैं। जितने भी आपके ये शौक हैं, आप इन शौक को अगर आपकी एसेट्स उनको अफोर्ड कर पा रही है तो आप फाइनेंशियल ट्रैप से बाहर हैं। अब जैसे मेरे शौक के अंदर ये था, मैं थोड़ा माउंटेन लवर हूं, सी पे भी जाता हूं, बीचेस पे, लेकिन कंपेरेटिवली काफ़ी कम, या जंगलों में भी, ये फॉरेस्ट का भी मुझे बड़ा शौक होता है। तो मुझे ऐसे था कि क्या कोई इंसान कभी भी जब मन किया तभी घूमने जा सके और ठीक ठाक अच्छी जगह पे वो खाए पिए और रहे। तो ये अफोर्डेबिलिटी अगर 365 दिन है तो 365 में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जाते होंगे, या बिल्कुल ही लाइफ के अंदर अपने आप को टाइम देना चाहते हो तो 6 महीना भी जा सके। तो जब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मुझे इस तरीके की जीवन शैली अगर मैं अपनाऊं और मैं उसको अफोर्ड कर सकूं तो ऐसा होना चाहिए। तो जब भी हम उस चीज को लेके सोचते हैं तो फिर हम उस चीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे वो सेंसर डेवलप हो जाते हैं जिससे हम उन सारे मौकों को जैसे हमारे पास आता है तो हम समझ जाते हैं। जैसे रियल स्टेट वाला समझ जाएगा कि ये लैंड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा ग्रो करेगी, या ज्वेलरी वाले पत्थर, हीरे और कांच में फ़र्क निकाल पाते हैं, आम बंदे के लिए नहीं पता होता, या एजुकेशन वाले कैसे किस में कैरियर या काउंसलिंग, मतलब इसी तरीके से जो भी चीज़ आपका शौक होगा आप उसको जितना ही इंटेंसिटी के साथ चाहेंगे तो आपके माइंड में वो सेंसर डेवलप हो जाते हैं कि मैं इसको कैसे एक्वायर करूं। जैसे किसी को म्यूजिक सीखना है, किसी को कोई भी चीज का शौक है, तो वो उसी चीज पे रिसर्च करने लग जाता है। तो मैंने भी उसी तरीके से रिसर्च करी और फिर कैलकुलेट किया कि अगर साल में से मैं 6 महीने भी घूमूंगा तो मेरा मैक्सिमम जो मेरा लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल से अगर मैं घूमूंगा, अच्छी अच्छी जगह पर रहूंगा, तो उसका टोटल मेरा कॉस्ट कितना आएगा। तो वो मैंने 6 महीने के हिसाब से निकाला, एनुअली, साल के हिसाब से, साल में से 6 महीने, और उसके अंदर मेरा कितना एक्सपेंस आएगा, और इस एक्सपेंस को मैं और ज्यादा बिना लाइफस्टाइल को डाउन किए, लाइफस्टाइल से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कम पैसे में वो कर सकते हो पर लाइफस्टाइल से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। इस चीज पे मैं दोबारा जोर देना चाहूंगा, क्योंकि लाइफस्टाइल से कॉम्प्रोमाइज करके तो आप कितना भी नीचे जा सकते हो ना, लाइफस्टाइल नहीं, मतलब लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, पर वही चीज आप कम में मिल सकती है आपको। तो उसकी टोटल कैलकुलेशन करी और उस कैलकुलेशन के हिसाब से फिर मैंने अपनी लाइफ के अंदर उस हिसाब की वो एसेट्स क्रिएट करनी शुरू करी जो मेरे उस चीज को अफोर्ड कर सके। तो मैं शुरू में 1 महीना साल के अंदर अफोर्डेबिलिटी में आ गया कि 1 महीना अगर मैं घूमता हूँ, अच्छे रिजॉर्ट्स में रहता हूँ, तो मैं उसके लिए मुझे कुछ भी काम मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसके अगेंस्ट अपनी वो एसेट्स बना ली जो उसको अफोर्ड करें। तो धीरे धीरे 2 महीने पे, तो आज अगर मैं साल में 6 महीने भी ऐसे घूमूंगा तो उसके लिए मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा जो कंपल्सिव या मैं मजबूरी में करूं, क्योंकि जितने भी शौक होते हैं ना, ये अगर इनके अगेंस्ट आदमी को जिंदगी बेच के कमाना पड़ता है तो वो शौक नाइटमेयर हो जाते हैं। वो उनको लगता है ये मेरा शौक ही मुझे डूबा रहा है। लेकिन जैसे कई लोग करोड़ों की गाड़ी ले लेते लेकिन अफोर्डेबिलिटी उनकी इतनी होती नहीं, तो उनको लगता है ये गाड़ी मेरी लाइफ के लिए सबसे ट्रॉमा थी, इसी ने मुझे इतना ऐसे हालात पे ला दिया। या किसी का घूमने का शौक है लेकिन उसको अफोर्ड किया नहीं, उसको लगता है यार ये आदत ही मेरी गलत है, ये शौक गलत है। नहीं, आप इस प्लेनेट पे आए हो, इतने सारी चीजें हैं आनंद लेने के लिए, आप सब चीजों का आनंद लो जो आपके मतलब की है, अनएथिकल ना हो, एथिकल हो, और उन सब चीजों को अफोर्ड करने का आप सिस्टम क्रिएट करो। आपके 24 घंटे अगर आपकी मर्जी से चल सके तो अब ये संभव है इस प्लेनेट के ऊपर। पहले उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं थी, लेकिन आज तो मॉनेटरी सिस्टम से बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो मैंने उसी तरीके से बनाया, कैसे मैं 1 महीना साल में अफोर्ड करूं तो मुझे कोई भी दिक्कत अफोर्डेबिलिटी में ना आए, ना ही मुझे ऐसे लगे कि भाई मेरा बहुत ज्यादा ऐसा एक्सपेंस हुआ जो मैं अफोर्ड नहीं कर पाता। उसी चीज को मैंने 6 महीने तक बढ़ा लिया। तो अब मैं अगर अपनी सारी उम्र 6 महीने साल में, यानी कि हाफ ऑफ माई लाइफ, इसी तरीके की जीवन शैली करूं, अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स में घूमना थ्रू आउट इंडिया, या और भी विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे इंटरनेशनल भी हो सकता है, लेकिन अभी तक मेरी अफोर्डेबिलिटी में है कि मैं साल में अगर 6 महीने ये करूं, ऐसा घूमना करूं, तो मेरे लिए वो किसी भी तरीके से फाइनेंशियल बर्डन में कहीं पे भी नहीं आता।
तो ये डिपेंड करता है कि आपका जिस तरीके का शौक है। कई लोगों को मैंने देखा कि ऐसा शौक होता है 100 गाड़ियां रखे हुए हैं, और अगर वो अफोर्ड कर पा रहे हैं तो उनके लिए वो बहुत अच्छी कलेक्शन है। अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और अपने उसके बदले वो काम कर रहे हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पैसे कमाने तो पड़ेंगे ना उस चीज के लिए। आप कमाओगे तो जिंदगी बेचनी पड़ेगी, मजबूरी में कमाओगे तो। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, चौके छक्के मार रहे हो, तो आप शौक भी पूरा कर रहे हो, कमाई भी कर रहे हो, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन हर किसी का नहीं बनता। तो अगर आप कंपल्शन से हट गए कमाने की और आप इन शौक को अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो ये तो आपके लिए स्वर्ग है। तो इस तरीके से लाइफ में हर इंसान को अपने शौक रखने चाहिए जो उसकी लाइफ में कुछ एड ऑन भी करे। ऐसे शौक, ये नहीं कि कोई ड्रग्स के या इस तरीके के जो नुकसानदायक होते हैं। जिंदगी को एक्सप्लोर करने के, किसी कंट्री को एक्सप्लोर करने के, अपने एरिया को एक्सप्लोर करने के, फ्लोरा फोना के, प्रकृति के साथ एसोसिएट करने के, इस तरीके के हजारों शौक हो सकते हैं। उन शौक में वो देखे कि मेरा कितना खर्चा आता है, उन खर्चों को अफोर्ड करने के लिए उसके इक्विवेलेंट एक कोई एसेट्स आपकी क्रिएट हो जाए, उसके बाद आप घूमो। जैसे कि आप स्काई डाइविंग करते हो, तो अगर आप पैराशूट का मैनेजमेंट ही नहीं करोगे, इंतजाम ही नहीं करोगे, तो वो तो डेथ हो गया ना। तो वो शौक थोड़ी हुआ, वो तो शौक ले डूबता है फिर इंसान को। तो सेम इसी तरीके से, और फाइनेंशियली फ्री तो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं उसके पास कोई बहुत बड़े बंगले या ऐसा कुछ हो, क्योंकि कई बार बहुत बड़े बंगले या बड़े उस वाले लोग भी जो बहुत ज्यादा कमा लेते हैं, वो उससे ज्यादा बड़ी अपनी लायबिलिटी खड़ी कर लेते हैं, तो वो ट्रैप से बाहर ही नहीं आ पाते। जिस दिन आपकी एसेट्स आपके लाइफस्टाइल से, जो आपका मन मर्जी का लाइफस्टाइल है, ये नहीं कि कंजूसी से या अपने आप को सुकोड़ के अपना मन मार के, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं, जो उसको अबंडेंस में होता है। जैसे आप 4 चपाती खाते हो, तो आप के लिए 10 चपातियां खराब है उस दिन, वो 4 ही आपके लिए ठीक है, 3 आपके लिए कम है। जैसे आप 4-5 स्टार में रहते हो, जाना पसंद करते हो, तो 7 भी मिल गया तो वो जरूरी नहीं, लेकिन 5 तक भी ठीक है। अगर आपका 5 है, अगर आपका 7 है तो 7, मतलब आपकी मर्जी का होना चाहिए, वो जो आपकी मर्जी का हो, जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, आपके अंदर कॉम्प्रोमाइज का भाव नहीं आ रहा है। उस लाइफस्टाइल को अगर आपकी असेट्स अफोर्ड कर रही हैं, तो आप इस प्लेनेट पे फाइनेंशियली फ्री हैं। और इस प्लेनेट के ऊपर जिंदा रहने के लिए खर्चा करना पड़ता है। खर्चा सिर्फ तभी रुकता है जब सांस रुकती है, उसके भी 15 दिन के बाद ही रुकता है, 15 दिन तो वो भी चलता रहता है। तो ये गेम है फाइनेंशियल सिस्टम। अगर आपको खेलना नहीं आता, फाउल करोगे तो पेनल्टी लगेगी, आप शमशान तक जाने तक भी कर्ज में रह सकते हो। अगर आपको ये गेम अच्छे तरीके से सीख लिया, आपने सबकॉन्शियस लेवल पे सीख लिया, बातों में नहीं, बातों में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को सारा पता होता है, लेकिन वो भी अपनी जॉब नहीं छोड़ पाता क्योंकि खर्चे चलाने हैं। बातों में उसको सारा पता है, लेकिन उसके क्लाइंट जिनको बातों का भी नहीं पता, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, क्योंकि उन्होंने सबकॉन्शियसली ये चीजें सीख ली ना। तो इसीलिए जब आप इन चीजों को सबकॉन्शियसली सीख लेते हो, उन चीजों का ऐसा इंतजाम कर लेते हो, फिर वो आपके लिए शौक है। आप स्कूबा डाइविंग करते हो, सब चीजों का इंतजाम किया, तो आप अच्छी मछलियां, अच्छा सारा कुछ देखोगे ना अंदर। अब बिना किसी इंतजाम के नीचे जाओगे तो हैप्पी बर्थडे। तो सेम ऐसे ही, तो शौक जितनी भी चीजें हैं, ये होनी चाहिए, अच्छे वाले शौक होने चाहिए, और उनको अफोर्ड करने के लिए एसेट्स होनी चाहिए। तो वो आदमी किसी भी स्टेज पे कर सकता है, बस उसको कॉम्प्रोमाइज्ड की फीलिंग ना आए कि मैं मन मार कर रहा हूं। हाँ, शुरू में कुछ टाइम हो सकता है, क्योंकि जैसे जो कोई मरीज होता है, पहले दिन तो वो रेसलर नहीं बनेगा, पहले वो क्योंकि कर्ज में गया है, धीरे धीरे उसको मरीज है, बीमारियां ज़्यादा है, थोड़ा मेडिसिन लेगा, दाल खिचड़ी खाएगा, फिर चपाती खाएगा, थोड़ा बहुत वॉकिंग करेगा, फिर वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बनाएगा, फिर वो ताकतवर बन जाएगा। तो ऐसी फाइनेंशियल जर्नी में हो सकता है इनिशियल फेज में कई कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी अभी अफोर्डेबिलिटी बनी नहीं। जैसे लोग बोलते हैं मैं वही काम मैं भी वैसे ही करता हूं जैसे लोग अमीर लोग करते हैं, तो वो काम नहीं करने जो अमीर करते हैं, काम वो करने जो उन्होंने अमीर होने के प्रोसेस में किया था। अमीर बनने के लिए जो काम किया था वो करे ना। अब अमीर लोग भी कर्जे पे गाड़ी ले लेते, तो हम भी ले ले, तो बात नहीं बनी ना, क्योंकि ये तो लाइबिलिटीज हैं। लाइबिलिटीज कम से कम कर्ज पे हो तो ज्यादा अच्छी बात है। तो जैसे ज़रूरतें सीमित रख के, माइंडफुल हो के, ऐसे नहीं कि जो पसंद आ रहा है उसमें
पैसे उड़ा रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, तो ज़रूरतें हमें अपनी सीमित रखनी है, माइंडफुल बायर बनना है और साथ साथ एक एसेट क्रिएशन के लिए सोचना है। तो ये सब तो एक पॉइंट हो गया। तो ये इसमें मैं बात में बोलना चाहूँगा, ज़रूरतें सीमित इनिशियल फेज पे रख सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको लग रहा है मैं सीमित कर रहा हूँ, यानी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, खुल के नहीं जी पा रहा हूँ या खुल के नहीं खर्च कर पा रहा हूँ जितना मैं चाहता हूँ, तो वो गलत है। आपको ज़रूरतें सीमित इनिशियल फेज पे हो सकता है, फॉर द टाइम बिंग आपको करनी पड़े, करना ठीक भी है, वो सेल्फ डिसिप्लिन की बात आती है, लेकिन आप अपनी अफोर्डेबिलिटी ऐसी ज़रूर बनाएं कि आपको कल को सीमित जैसा महसूस ना हो। मतलब आपने कहा ना कि जितनी चादर है उतना पैर नहीं फैलाना, पैर मतलब पैर चादर को लंबी करनी है। हाँ, है ना? जब तक चादर आपकी बड़ी नहीं है तब तक आप पैर उतने मत फैलाएं, लेकिन इस प्रयास में जरूर रहें कि क्योंकि मुझे अपने पैर फैलाने हैं और बहुत ज्यादा फैलाने हैं, तो मेरी चादर इतनी दूर तक हो कि अगर मैं बीच में पैर हिला रहा हूं, डुला रहा हूं, तो भी वो चादर ना हटे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर्जे के ऊपर फैलानी है, कर्जे वाली तो चादर कोई भी हटा लेगा ना। तो जैसे जॉब और बिजनेस, तो ये बिजनेस माइंडसेट है कि हम लोग फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, या जॉब में जो लोग काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जैसे 50,000 1 लाख रुपए सैलरी है, वो लोग भी इस वे में जा सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं? देखो, कोई भी इंसान फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, चाहे वो जॉब में हो, उसका खुद का काम हो, या वो इन्वेस्टर हो, या वो बिजनेसमैन हो। 4 ही कैटेगरी होती हैं ज़्यादातर। होता क्या है, सबसे पहले उस इंसान को ये देखना है कि मैं अपनी लाइफ में किस तरीके की लाइबिलिटीज को अगर लाऊं, किस तरीके के शौक को मैं लाऊं, तो मैं अपने आप को कंप्लीट महसूस करूंगा। भाई इस लेवल की मेरी गाड़ी हो, इस लेवल का मेरा घर हो, इस लेवल का मेरा दिन का खर्चा हो, इस लेवल का खाना पीना घूमना या जो भी चीज़ें हैं ये हों, उसका जितना भी उसका बजट है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उसको लगता है दिल खोल के मैंने इतना किया है, ये मेरा कितना भी मिल जाए तो भी मैं चाहूँगा मैं इसको इतना ही करूँ। जैसे कईयों को होता ना कि मैंने तो मिस्सी रोटी खानी है, चाहे मेरे आगे कितने मर्जी पिज़्ज़े रखे हो, या मुझे तो खिचड़ी खानी है धरती पे बैठ के, चाहे मेरे आगे कुछ भी रखा हो, बहुत महंगी डिश हो तो वो मुझे अट्रैक्ट कर देंगी, ऐसा नहीं है। तो उसकी हर एक इंसान की अपनी ज़रूरत है। हर किसी को लंबोर्गिनी, फरारी या ये चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। उसको ये लगे कि मैं अगर ये स्टैंडर्ड मेंटेन करता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी इच्छाएं इसमें पूरी होती हैं। उस स्टैंडर्ड को वो देखे कि ये कितना खर्चा मांगता है साल में, उतना उस खर्चे को अफोर्ड करने के लिए उसके इक्विवेलेंट वो या उससे लगभग 1.5 गुना 2 गुना फ्लो मिलने वाली एसेट्स क्रिएट कर ले और फिर वो उस लाइफस्टाइल को जिए। अब वो 50,000 भी कमाता हो और उसकी लाइफ में ये है कि मैं छोटी ही कार से काम चला सकता हूं, मुझे अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो वो इस चीज़ से भी ऐसी एसेट्स क्रिएट कर सकता है जिससे वो अपनी ये अफोर्डेबिलिटी बना सकता है कि इन चीज़ों को अफोर्ड कर सके। और कई लोग ऐसे हैं कि मुझे चाहिए ही कई करोड़ों की गाड़ियां या इस तरीके की या बड़ी फ्लीट चाहिए, फिर उसके लिए उस तरीके की बड़ी एसेट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी जो उन लाइबिलिटीज को अफोर्ड करें। तो वो देखना पड़ेगा कि आपकी मन भावन या मन मर्जी की जो लाइबिलिटीज हैं वो एनुअली कितना मांग रही हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा मांग रही हैं तो उसी प्रोपोर्शनेट में एसेट्स क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर वो बहुत कम मांग रही हैं तो फिर वो बहुत कम एसेट्स में काम चल जाएगा। लेकिन मैंने लोगों का क्या देखा है, शुरू में तो उनको लगता है इतने में मेरा काम चल जाएगा, फिर लगता है नहीं मुझे तो 4 गाड़ियां चाहिए, मुझे तो लेटेस्ट मॉडल की एक क्रेविंग है, आदत है कि जैसे ही आ जाए मैं वही लूं। तो वो टाइम के साथ साथ अपने दिमाग में लाइबिलिटीज को बढ़ाने वाला भाव रखते हैं, जिससे कि उनको एसेट्स भी बढ़ानी चाहिए लेकिन वो उस प्रोपोर्शनेट में नहीं बढ़ाते। इस कारण से वो लाइफ में रिच जरूर दिख सकते हैं लेकिन वो फाइनेंशियली फ्री नहीं है, क्योंकि वो कंपल्शन से बाहर नहीं निकले। क्योंकि जैसे ही वो थोड़े बहुत फ्री होने के कगार पे आते हैं वो नई लाइबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं, तो वो पुरानी जो एसेट्स थी वो उसको अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं है। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको पेरेंट से ऐसी चीजें मिल गई कि लाइबिलिटी वो बाय डिफॉल्ट अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनका जीवन इतनी कंजूसी में जीते हैं वो कि वो अपने मन को मार रहे हैं। सब कुछ होते हुए वो उस गरीब से भी
गरीब की किस्मत में तो चलो है नहीं, वो उस गरीब से भी ज्यादा दरिद्रता की सिचुएशन में है, जो सब कुछ होते हुए भी उनसे जिगरा नहीं हो रहा कि कुछ निकाल लें। तो उनकी स्थिति और भी दयनीय है बस। लेकिन उनको अपने अंदर एक ये भाव लगता है कि मैं इतने लोगों से ज्यादा पैसे वाला हूं, लेकिन मन मार के वो जी रहा है। अब देखो, पैसे अबेंडेंस में है, पैसे की कोई लिमिट नहीं है। पैसे आप कितने खोओगे तो दोबारा भी कमा सकते हो, लेकिन जिंदगी नहीं, आप दोबारा एक दिन भी गया दोबारा नहीं कमा सकते हो। कोई कितना बड़ा आदमी हो, उसी के पास भी वो 60 70 80 90 साल है, और ये तो शायद आज की तारीख में हर किसी के पास इतने भी नहीं होते। लेकिन उसको ये देखना चाहिए कि मैं जिसने अर्न करके बैठा हूं, अब उसने क्या किया, बचपन से इतनी कंजूसियां कर करके अपने वो चीजें एक्यूमुलेट करी कि वो कंजूसी की कंडीशनिंग बन गई उसकी। अब उसको खर्च करते उसका जिगरा बाहर आता है, क्योंकि उस चीज की तो प्रैक्टिस थी नहीं ना उसकी। जैसे क्या होता है, आपको हार्नेस वगैरह सब चीजें बांध दे और बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा कर दे और आपको नीचे करें तो आप पकड़ोगे कि मैं डर दूं, जबकि वो रस्सी जो बंधी है वो इतनी मजबूत बंधी है कि आप पूरी कोशिश करके तुड़वा के भी नहीं छलांग लगा सकते, लेकिन फिर भी डर में पकड़े हो, क्योंकि इमोशनल दिमाग में गरीबी रह गई। अकाउंट में पैसे आ गए, अकाउंट अमीर है जो आपसे बिलोंग करता है, लेकिन दिमाग में गरीबी है। वो उस गरीब से भी ज्यादा दरिद्रता की सिचुएशन में है जिसके पास असलियत में कुछ नहीं है। कम से कम उस गरीब पे उम्मीद तो है कि जब मेरे पे आएगा मैं ऐसा करूंगा। इसके पास तो सब कुछ आ गया, उसके बावजूद भी वो ऐसे जी रहा है। तो वो अपने उस चीज से निकल नहीं सकते, क्योंकि वो इमोशनल ट्रैप है उनके माइंड के अंदर, वो दिमागी रूप से गरीब रह गए। तो मैं इस चीज के कोई फेवर में नहीं हूं कि बिना बात आप वेस्टेज करें। मैं इस चीज के फेवर में भी नहीं हूं कि आप अपने सपनों को मारे, अपने जो भी आपकी विशेष हैं, जो आपके शौक हैं, उनको मारें। ये एक बहुत ही कॉम्बिनेशन का काम है जो कि इमोशनल लेवल पे सीखा जाता है, लेकिन लोग लॉजिकल लेवल पे बात करते हैं और लॉजिकल लेवल पे सोचते हैं कि हम इस ट्रैप से लाइफ में बाहर निकल जाएंगे, जो कि कतई भी संभव नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा माइंडफुल तरीके से सबकॉन्शियसली इन चीजों को सीखने की जरूरत है, फिर आप अपनी जिंदगी जी सकते हो। अदरवाइज ज्यादातर लोग मैंने देखा कि काश मुझे दोबारा जिंदगी मिले तो मैं ऐसे जीऊंगा, तो वो काश उनके जीवन में बचना नहीं चाहिए ना। अगर जीवन में काश बच गया तो यानी कि बड़ी सारी चीजों को मार लिया ना उन्होंने। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर कोई इंसान एक्वायर कर सकता है, तो उससे पहले उसको फाइनेंशियल फ्रीडम को एक्वायर करने की क्या क्या चीजें होती हैं उनको अंदर तक सीखना पड़ेगा। फिर वो उन चीजों को ग्रहण करेगा तो उस हिसाब से वो एक्ट करेगा, और फिर वो फाइनेंशियल के ट्रैप से बाहर आएगा। अब कई लोगों के अंदर, अभी आपने बात करी क्या सेविंग से फाइनेंशियल फ्रीडम आती है? सेविंग से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आती। फाइनेंशियल फ्रीडम के ना 4 पहलू होते हैं। अगर ये 4 पहलू कवर करेंगे तो वो सर्कल पूरा बनेगा, अदरवाइज वो आधा कर्व बनेगा या सेमी कर्व बनेगा या पूरे से थोड़ा बच जाएगा, पूरा नहीं बनेगा। वो 4 पहलू आना बहुत जरूरी है। 4 पहलू क्या है? सबसे पहले सेविंग, कमाना। 90% से ज्यादा लोगों को कमाने का पता है, क्योंकि सवेरे 9 बजे आप देखो सड़कों पे कमाने निकल गए। अब उस कमाने में से देखो उतने प्रतिशत 90% में से कितने लोग हैं जो सेविंग कर पाते हैं? बहुत कम, 50 से भी कम ही हो जाते हैं। तो वो 1/4 तो कर लिया कमाने वाला, उस सेविंग वाला जो सर्कल आगे का कंप्लीट करना है वो कम लोग कर पाए। अब आता है कि वो सेविंग तो कर ली, अब उस सेविंग से वो इन्वेस्टमेंट भी कर पाए। अब वो इन्वेस्टमेंट की पोजीशन तक वो 90 में से बिल्कुल ही 50% कट गए थे, उसमें से भी अब और 50 कट जाएंगे। अब उसके बाद आता है कि जो आपने इन्वेस्ट किया उससे आप वो जनरेट कर सको जिससे आप अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल कंपल्शन से बाहर निकल जाओ और अपने शौक को आप इंजॉय कर सको, तो वो फिर बाकी का 1/4 होता है। अब लोग क्या करते हैं, कमा के तो बहुत सारा इकट्ठा कर लिया कि कभी आनंद करेंगे जीवन में, और जो आनंद होता है ना वो सेंसेस से होता है, चाहे वो खाने से हो, घूमने से हो, अच्छी हेल्थ से हो, सब चीजें देखने से हो। लेकिन तब तक क्या होता है, चश्मे चढ़ गए, खाने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया, चलने के लिए घुटने जवाब दे गए, अब वो सर्कल भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो वो तो ज्यादा से ज्यादा कमा के यहां पर छोड़ के जाने वाली बात है। तो ये सर्कल पूरा होना चाहिए, चारों चीजों से सर्कल बनता है। तो सिर्फ सेविंग करेंगे नहीं, क्योंकि आज से
100 साल पहले अगर किसी के पास 10 लाख रुपए थे तो वो बहुत रिच, वेल्दी, प्रॉस्परस था। अगर उसने वो 10 लाख आज तक रखे हुए हैं तो वो वेल्दी तो है ही नहीं ना। उसमें तो कुछ नहीं आता कि उसको वेल्दी का टैग मिल जाए। तो सिर्फ सेविंग तो नुकसानदायक है ना। लेकिन लोग सिर्फ सेविंग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फिर उसको इन्वेस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब इस प्रोसेस के अंदर उनकी माइंड की कंडीशनिंग ऐसी हो गई कि कई मैंने बड़े एज्ड आदमी देखे, जब बोलते ना यार बच्चे का बर्थडे है तो 50,000 लाख रुपए आप कुछ सेलिब्रेशन, तो उनको लगता है 50,000 लाख, जबकि कई करोड़ों के मालिक हैं वो प्रॉपर्टी और सब चीज़ों के हिसाब से। और दिन के अंदर वो शायद हो सकता है कुछ 1000 दिन भी नहीं बचे उनकी लाइफ में, लेकिन उसके ऊपर उनको दगदग हो जाती है क्योंकि माइंड के अंदर वो कंडीशनिंग नहीं है। लॉजिकल तो पता है कि दिन कम है, पैसे ज्यादा है। आप आए थे बिना पैसे की तो आए होंगे, पैसे लेके तो नहीं जा सकते, ये लॉजिकल तो पता है। जैसे एक सांप है मरा हुआ है, अगर किसी के गले में डाल दो तो वो उसको फिर भी हाथ लगाने से डरेगा, उसको पता है ये बायोलॉजिकली मर चुका है। शेर है डेड पड़ा है, उसके पास जाने में डरेगा क्योंकि इमोशनल लेवल पे तो डर बचा हुआ है ना उसका। तो इमोशनल लेवल पे डर निकला ही नहीं। अगर जब चीजें, लाइफ क्या है, वो इमोशनल लेवल पे जीने के लिए है, लेकिन संसार के रूल रेगुलेशन वो लॉजिकल हैं। अगर आप प्योर इमोशनल चलेंगे और लॉजिक्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके इमोशंस फ्रस्ट्रेट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को लगा कि मैं लाइफ जीऊं, इमोशंस फुलफिल करूं, मैं कर्ज पे ये सब चीजें मौज कर लूं, लेकिन लॉजिकली आपको उस कर्ज को चुकाने का इंतजाम भी करना है ना। अगर आप लॉजिकली कर्ज को नहीं चुकाने का इंतजाम करेंगे और इमोशनल को जिएंगे तो वो इमोशनल बाद में नाइटमेयर, इमोशनल फ्रस्ट्रेशन बन के निकलेगा। तो आपको लगेगा, एक मैंने एडवर्टीजमेंट देखी, उस पर लिखा हुआ था कि मैंने अपने परिवार को घुमाया अपने दम पर, नीचे लिखा था ICICI बैंक पर्सनल लोन। तो ये कौन सा दम हुआ? अब वो मान लो घुमा भी रहा होगा तो उसके दिमाग में ये तो है ना कि ये मैंने कर्ज देना है, तो वो स्टेट ऑफ माइंड फन में तो आया ही नहीं। अगर मान लो किसी के पीछे ईडी वीडी कोई भी पड़ी है और वो मन मर्जी के 7 स्टार में क्रूज में घूम रहा है, तो उसको खाने में ये भी नहीं पता लगेगा नमक ज्यादा है कम है, फेवरेट डिश का भी। तो वो स्टेट ऑफ माइंड उस प्रेजेंट भाव में तो है, रह नहीं पा रहा ना वो। तो असली फाइनेंशियल फ्रीडम वो होती है जो वो अपने फेवर में यूज करे, जिससे वो आनंद की स्थिति में आए। प्लेजर में भी हो सकता है लेकिन उस प्लेजर के अगेंस्ट पेन ना हो, ऐसे वाला प्लेजर हो, तो उस चीज को वो आनंद करे और उस सब चीजों के लिए अफोर्ड करे। लेकिन लोग क्या ट्रैप में भाग रहे हैं, वो रिच बनने की तरफ भाग रहे हैं। रिच में और प्रॉस्परस में, वेल्दी होने में, इस सब चीजों में फर्क है। रिच का मतलब ये है कि शो ऑफ दिख रहा है, वो है या नहीं है वो नहीं पता, लेकिन दिख जाना और होना, ये दोनों चीजों में फर्क है। गाड़ी तो दिख रही है ये मेरी है, लेकिन अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये ICICI बैंक या किसी बैंक से है तो उसको पूरी तरह ओनरशिप की फील नहीं आती। उसको लगता है लाइबिलिटी तो मेरे सिर पे बैठी है कि इसको मेंटेन करूं, इसका फ्यूल, ये सारी चीज करूं। लेकिन जब मैं इसका आनंद लेता हूं तो मुझे पूरा अपनापन नहीं फील हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खोखलापन है, उसको पता है ये मेरी नहीं है, वो सिर्फ मेरी तब है जब तक मैं भाग रहा हूं। तो इसीलिए जो कंप्लीट पैसे का आनंद लिया जा सकता है, कई लोग बोलते हैं पैसा बड़ा खराब है, खराब नहीं है। वो आदमी जिसको यूज नहीं करना आता उसकी काबिलियत नहीं है। जैसे पैसे से आप अच्छी एजुकेशन भी ले सकते हो और नशे भी खरीद सकते हो, ऐसा नहीं है, दोनों चीजें मिलती हैं। पैसे का तो कोई कसूर नहीं है ना। गाड़ी आपको डेस्टिनेशन पे घुमाने ले जाने के लिए कुछ भी कर सकती है, टक्कर मार के आप दूसरे को या अपना भी कर सकते हो, तो गाड़ी का तो कसूर नहीं है ना। तो जिनको, जो अपने में फॉल्ट नहीं देख पाते वो फिर दूसरों को देखते हैं। जैसे अगर किसी कुत्ते को करंट लग जाए ना, वो बल्ब को देख के भौंकता है, फिर तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालता है। तो ऐसा इंसान ना बने। इसको, इमोशंस को फुलफिल करने के लिए लॉजिकल सिस्टम की जानकारी होनी जरूरी है और उसको फॉलो करना जरूरी है, तभी आप अपने इमोशंस की फुलफिलमेंट कर पाएंगे। प्योर इमोशंस में रहेंगे तो आप उसको लॉजिकल फुलफिल नहीं करेंगे, क्योंकि मैथ्स झूठ नहीं बोलता है, बड़ा लॉजिकल है। अगर आपको इमोशंस फुलफिल करने हैं तो लॉजिक्स भी आने चाहिए, और लॉजिक्स को फॉलो करोगे तो आप
इमोशंस फुलफिल कर पाओगे, और ज़िंदगी जीना एक अपने इमोशंस की फुलफिलमेंट ही है। बहुत ही अच्छा सर आपने बताया, इतना लंबा टॉपिक था, इतने अच्छे से आपने समझाया है कि मुझे भी समझ में आ गया कि फाइनेंशियली फ्री होने के 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है कि आप अर्न करो, सेकंड है कि आप उसे सेव करो, और फिर उसे इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टिंग तक रुकना नहीं है, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और आनंद की स्थिति तक लेकर जाता है। बहुत ही अच्छा समझाया आपने। लेकिन इस बीच में ना आपने एक बात कही थी कि ज़िंदगी एक बार मिलती है। तो जब ज़िंदगी एक बार मिलती है तो बहुत लोगों की चाह होती है ना कि ज़िंदगी जी लेते हैं, मतलब एक ही बार की ज़िंदगी है, क्या रुक रुक के जीना है। तो और जीने के चक्कर में वो एक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, जो आजकल हमें बहुत इजीली मिल जाता है। आपने बताया ना, डोर स्टेप पे आ जाता है, सब चीज़ हमें इजीली मिल जाता है, डिलीवरी हो जाती है। तो ईएमआई का जो एक ट्रैप है ना, कुछ भी खरीदने जाओ, इवन अगर हम मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से भी लेते हैं ना, तो उसमें अगर 5,000 का भी बिल बनता है तो उसमें भी ईएमआई का ऑप्शन दिखाता है कि आप उसे पे कर सकते हो। तो लोगों को लगता है हमारी ज़रूरतें तो पूरी हो रही है, हम जी सकते हैं अपनी ज़िंदगी, और वो मिनिमम पे करके भी उसे लेना चाहते हैं। तो उस ट्रैप के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखो, ये आपने बात बहुत ही रेलेवेंट पूछी। आज की तारीख में ये ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, हर एक चीज़ की ईएमआई बन जाती है। आप एक चीज़ समझना, मतलब मैं ये सब ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि लोग इस चीज़ को समझें कि जो ईएमआई होती है ना, यानी कि आप पूरी अमाउंट ना दे के एक छोटी अमाउंट दे रहे हैं, या आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं या लोन का, या जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उससे आपको एक भ्रम हो जाता है, इल्यूजन। इल्यूजन मतलब अफोर्डेबिलिटी का इल्यूजन, कि मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ। ईएमआई कोई इंसान सिर्फ तब बनवा रहा है, मान लो उसने 20 लाख की कार खरीदनी है और उसको पता लगा कि ईएमआई तेरी 50-60 हज़ार है, तो लाख रुपए की नौकरी है तो 50-60 निकाल सकता है। तो जैसे ही वो 20 लाख वाली गाड़ी खरीदने जाएगा, वो ईएमआई दिखाई जाएगी सिर्फ इतनी है। ये तो देखो बड़ी बड़ी कंपनियों के ये है ताकि उनकी चीज़ों को लोग खरीद सकें, लोग उस ट्रैप में आ सके कि उनको ऐसा फील लगे कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि वो असली में अफोर्ड नहीं कर सकते। वो तो बैंक पैसे दे रहा है, अगर उनको फुल अमाउंट देनी पड़े तो वो नहीं कर सकते। कई लोग सेकेंड हैंड गाड़ी नहीं खरीद सकते क्योंकि उसके अंदर उनको फुल अमाउंट देनी है, नहीं खरीद सकते क्योंकि उसमें बड़ी छोटी सी देनी है, क्योंकि फुल के अंदर तो आपको खुद ही अफोर्ड करना पड़ेगा ना पूरा। तो जो इल्यूजन हो जाता है ना कि मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूं, उस अफोर्ड का मतलब ये है कि उसने अपनी फ्यूचर की मेहनत को आज बेच दिया। क्योंकि जब फ्यूचर में मेहनत करेगा पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसको तो आज बेच दिया ना, बेच के खा गया वो। तो उसको लगता है कि मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूं, लेकिन इसको अफोर्ड करने के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उसने ध्यान से सोचे नहीं, एहसास नहीं है उसको। तो उसको लगता है कि भाई मैं इस जीवन को पहली बार जिंदगी मिलती है, बार बार नहीं मिलती, तो मैं इसको जीना चाहता हूं, सारे शौक पूरा करना चाहता हूं, तो ईएमआई पे सारी चीजें ले सकता हूं। लेकिन मैं ऐसे इंसान को ये बोलूंगा कि आप ईएमआई पे वो चीज तो ले लो जो आपकी मजबूरी है, नीड है, लेकिन शौक मत ईएमआई पे पूरे करो। क्योंकि शौक जब आप ईएमआई पे पूरे करते हो तो ये जितने का वो शौक का प्राइस आपको पे करना था वो आप लगभग 1.5 गुना या 2 गुना पे कर रहे हो। तो वो शौक बहुत ज्यादा अमाउंट अगर आप पे करते हो तो वो आपके लिए मजेदार नहीं होता। जैसे मान लो किसी का शौक है, कोई भी शौक, जैसे बहुत अच्छी कपड़े खरीदने का है, वो 10,000 या 20,000 के कपड़े हैं, आपका शौक है वो लेने का। अब वही चीज आपको 50,000 में मिलेगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। या आपका है कि होटल ताज में एक हफ्ता गुजारूं, लेकिन आपको पता लगे वो 10 लाख रुपए में मिलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। या आपको लगता है कि आप एक 20 लाख की गाड़ी खरीदे, जो भी आपकी 20-30 जो भी है, लेकिन वही आपको 60 लाख में मिलेगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, वही बहुत 10 में मिल जाएगी तो अच्छा लग सकता है। तो शौक की डिपेंड करता है कि आप उसकी कीमत उतनी चुकाएं जो आपको भारी ना लगे तो आपको शौक में मजा आएगा। अगर आप उसकी कीमत जितनी है उससे डबल चुका रहे हो तो आपको शौक में मजा नहीं आएगा। आप मान लो एप्पल का लेटेस्ट फोन लेना चाहते हो, लेकिन आपको मिलता है 6 लाख रुपए में, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा ये कहना है कि जब आप कोई चीज ईएमआई पे लेते हो तो समझ लो कि आप उसकी प्राइस से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि इंटरेस्ट भी पे करोगे और वो डेप्रिशिएटिंग टॉयज होगा, क्योंकि टाइम के साथ वो डेप्रिशिएट हो रहा होगा। गाड़ी भी आप लेना चाहते हो तो आप सोचते हो ईएमआई पे ले लूं,
हाँ, इनिशियल फेज में आपकी कोई मजबूरी है तो छोटी गाड़ी आप EMI पे ले लो ताकि आप बड़ी गाड़ी का इंतजाम कर सको जो आपकी ड्रीम कार है। लेकिन बड़ी आप EMI पे ले लोगे तो फिर आप अपनी मेहनत को बेचना कब बंद करोगे? जिंदगी को बेचना कब बंद करोगे? आपकी जिंदगी आपके हिसाब से कब चलेगी? लास्ट में पैसे आपके पास हो सकते हैं जिंदगी के, लेकिन जिंदगी के दिन तो आपके पास नहीं है। लेकिन इनिशियल फेज पे जैसे अभी हमने बात करी कि पहले कमाना, फिर सेविंग करना, फिर इन्वेस्ट करना, फिर उसको एंजॉय करना, लोग इस सर्कल को उल्टा करने पे लगे हैं। पहले वो एंजॉय करना चाहते हैं, वेरी ट्रू। अब वो जो पहले एंजॉय करेंगे तो ये तो ट्रैप ही बिल्कुल उल्टा हो गया। इससे तो ये आपकी जिंदगी लास्ट में कर्ज में मरेगी। तो आपको ये लगेगा अगर मैं मर भी गया तो कोई दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है? क्योंकि मैंने पता नहीं कितना देना है, उस समस्या से तो पीछा छूटेगा मेरा। लेकिन आपको इस धरती पे आके होना ऐसे चाहिए कि जो चीज मुझे अफोर्ड करनी है उसका मैं मैनेज करूं। कुछ टाइम मुझे लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए ताकि उससे एक मेंटल स्ट्रेंथ भी आए और फिर मैं उन चीजों को अचीव करूं। अब जैसे कोई भी चीजें, फोन लेने हैं या लैपटॉप लेने हैं, आज से 20, 30, 50 साल पहले तो ये ड्रीम लिस्ट में नहीं थे ना। ये तो चीजें हम देख रहे हैं इसलिए आ रही हैं। पुराने राजा महाराजा के मन में कभी नहीं आता था ये। अब आगे जब तक नई जनरेशन आगे आएगी, नई चीजें हमें दिखेंगी, तभी तो हमारे दिमाग में आएगी कि ये भी ले लें। तो वो लेटेस्ट वाली चीजें हम दिखेंगे तो आएंगी। तो हमारा मन का भाव ऐसा होना चाहिए कि ये जो दिख रही हैं इसलिए मेरे मन में आ रही हैं, या ये मेरी रिक्वायरमेंट या मेरी इच्छा भी है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीजें सारी लाइफ टाइम नई नई दिखेंगी। आप उनके साथ, यानी कि आप अपने मन के साथ ना हो कि आप तो मार्केट के बहाव में बह रहे हो, और मार्केट तो बहाव में ही बहाएगी तभी तो आपकी जेब से आपकी पॉकेट से पैसा निकालेगी। अगर आप उसके बहाव में नहीं आओगे तो आप पैसे थोड़ी निकालोगे। तो उनका मतलब है कि आपको बहाव में निकालना, और आप जितने इमोशनल वीक होंगे आप उतना निकालोगे। आप अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, यार इतना तो अफोर्ड कर सकता हूं, इतना उससे ले सकता हूं, इतना तो मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूं, ऐसे ऐसे अपने आप को बहकाओगे। लेकिन अल्टीमेटली आपको पे तो करना पड़ेगा ना। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि एक ही जिंदगी मिलती है, हाँ, अगर उनको पता है कि मेरी जिंदगी बची 2, 4, 5 साल की है, फिर तो ठीक है, कर्ज लेके आप मौज मस्ती करके सरक जाओ अगर आपको श्योर है। लेकिन कर्ज ले लिया और उससे ज्यादा दिन जिंदगी के बचे हुए, तो वो तो आपके लिए दुखदाई हो गए ना। अब किसी को किसी से बदला लेना है तो मैं आज ही उसको मार देता हूं क्योंकि मेरे को पता है कल परसों मेरे को यमराज लेने आ जाएंगे, तो ठीक है। लेकिन लेने नहीं आए, आपको जेल में रहना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो आप कैलकुलेट करें कि वाकई जिंदगी एक बार मिली है, तो इसको मुझे किसी बर्डन से नहीं रहना, मुझे अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ भी डेवलप करनी है इस फेज से गो थ्रू होके, और उसके बाद फिर मुझे उस लायक भी बनना है कि मैं बहुत ही रिलैक्स मोड के अंदर इन सब चीजों को चेरिश कर सकूं। नहीं तो ये तो अंधी दौड़ है, आप भाग रहे हैं, पूरी दुनिया में से करोड़ों आपके आगे भाग रहे हैं, कई करोड़ों आपके पीछे हैं। आप उस भीड़ में अपने आप को एक आइडेंटिटी की तरह सोच रहे हैं कि कोई मुझे भी नोटिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो अपने आप को बहकाने वाली बात है। तो किसी को किसी से कुछ नहीं लेना, क्योंकि जब लास्ट के टाइम पे कोई इंसान जाता है ना, तो लास्ट की 35% लोग तो अपने व्हाट्सएप नोटिफिकेशन चेक कर रहे होते हैं। जहां उसको छोड़ा अग्नि का वो हुआ, और बहुत से लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं कि फोटो खिंच जाए, कि उसकी नजरों में आ जाए कि मैं आ गया हूं। तो जब जिंदगी है इतनी ज्यादा एक ऐसी कि जिसको आप उतना सीरियस मत लें, लेकिन लापरवाही भी मत करें कि आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मन पूरे कर लूं, शौक पूरे कर लूं, पर आप ये देखो ना आपकी जिंदगी कितनी लंबी बची हुई है, तब तक आप उस शौक का दर्द क्यों ले रहे हैं? शौक सिर्फ तभी अच्छे लगते हैं जब आपको अफोर्ड करने ना पड़े, या बड़ी मिनिमम कॉस्ट पे अफोर्ड करने पड़े। अब किसी का ज्वेलरी लेने का मन है, अब ज्वेलरी लाख रुपए जैसे तोला है, तो आपने 10 लाख रुपए की मतलब 10-12 लाख रुपए की तोला वाली 10 तोले वाली ले ली, लेकिन वही ज्वेलरी अब आपको 50 लाख में मिल रही है, तो आपको लगेगा नहीं आपका शौक पूरा हुआ, आपको तो लगेगा ना मैं ठगा गया। तो जब आदमी ठगा जाता है तो वो शौक तो पूरा हुआ नहीं ना। तो शौक बहुत अच्छा कब पूरा हो? जब आपकी कोई असेट्स उसको अफोर्ड करे और आपको लगे आज तो मेरे लिए 10 लाख 1 लाख जैसे हैं, तो आपको फील आएगी वाह व्हाट अ लाइफ, गॉड हैज बीन वेरी काइंड। लेकिन आप अपना ही दुश्मन बनाए बैठे हो पैसे को, कि पैसे 10 रुपए की चीज को आप 20 रुपए में खरीदने में लगे हो, EMI या जो भी चीज इंटरेस्ट पे करने में,
आप कुछ ऐसा करो ना कि आपको बैंक इंटरेस्ट दे, आपको सरकार इंटरेस्ट दे, आपको प्रॉपर्टी कैपिटल गेन दे। आप ऐसी स्थिति में क्यों हो कि आप ही दो? अगर कोई आपको सस्ते में ईएमआई पे कोई चीज दे रहा है तो वो तो आपके इमोशनल वीकनेस का इस्तेमाल करना चाह रहा है और वो आपकी क्रेविंग को एनकैश करना चाहता है कि मैंने लेटेस्ट लिया, अभी आई है। क्योंकि जो फोन आज की तारीख में है, 10 साल बाद इसमें लोग सिम डालना पसंद नहीं करेंगे जिसको आज स्टाइल दिखाते हैं। क्योंकि जब वो ब्लैक एंड व्हाइट फोन भी आते थे ना, नीली पीली लाइटों वाले, उसको भी बड़े स्टाइल से दिखाते थे। आज उसमें सिम नहीं डालेंगे वो। तो सेम ये सर्कल चलेगा, आगे भी ऐसा ही टाइम आना है। लेकिन अपने इमोशनल स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए कि मैं इसका फ्यूचर देख सकता हूं। लेकिन आज की तारीख में इतनी बड़ी कीमत मैं चुका हूं, ये एक इमोशनल लेवल पे समझ होनी चाहिए। अदरवाइज तो कंपनी क्या करती है, बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग और बहुत ज्यादा हाइप करके उसको एडवर्टाइज करके वो आपके क्रेविंग जो है उससे के चार्जेस ले रही है आपसे कि आप अपनी क्रेविंग को रोक नहीं पा रहे हो। अब मुझे घर बैठे ही कुछ चीज खानी है, बनाने का मन नहीं है, तो अभी ये खाने का मन होगा, वो क्रेविंग के चार्जेस हैं कि वो आपको चीज दुगनी तिगनी महंगी मिलेगी। तो क्रेविंग क्या है? इमोशनल वीकनेस का कारण आती है। तो जिसमें इमोशनल वीकनेस है वही उनके सबसे अच्छे कस्टमर है। तो कंपनियां ग्रो इसीलिए करती हैं और आदमी अपने आप को लॉजिकल समझा रहा होता है, तो इसीलिए वो लाइफ के ट्रैप में से कभी निकलेगा ही नहीं। क्योंकि लाख कमाने वाला सोचता है 2 लाख कमाने वाला ट्रैप से बाहर होगा, 2 लाख वाला सोचता है 10 लाख वाला ट्रैप से बाहर होगा। वही आदमी जो आज 10 लाख रुपए कमा रहा है, जब वो 50,000 कमा रहा था वो सोचता था मैं जब 2 लाख कमा लूंगा तब मैं ट्रैप से बाहर हो जाऊंगा, लेकिन आज वो 10 कमाने के बाद भी ट्रैप में महसूस कर रहा है। ये तो फिर एक शेर की सवारी हो गई ना, कि उतरा तो मरा और जब तक बैठा हूं दहशत पे बैठा हूं। जब उस पर 50,000 कमा रहा था तो उस पर कम कर्जा था, आज वो 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो आज उस पर ज्यादा कर्जा है। जबकि 5 लाख ज्यादा कमा रहा है, 5 मतलब 10 गुना ज्यादा कमा रहा है, तो 10 गुना ज्यादा उसके पास रिलैक्स होना चाहिए ना। तो ये एक ट्रैप है, इसको सबकॉन्शियसली समझना पड़ता है, फिर उसके रूल्स को लॉजिकली फुलफिल करना पड़ता है ताकि आप अपनी इमोशनल नीड्स को फुलफिल कर पाए। तो ये बहुत ही इमोशनल लेवल पे समझने की चीज है, लेकिन लोग यूट्यूब या इन सब चीजों से एक लॉजिकली या किसी किताब से इसको लॉजिकली पढ़ लेते हैं और उसको बजट बनाने बैठ जाते हैं, किस पे कितना खर्चूं, किस पे कितना घटाऊं। ये बजट बनाने से चीजें खत्म नहीं होने वाली। तो इसको समझने के लिए आदमी को, जैसे क्या होता है, पेरेंट्स कई बार बच्चे को बोलते हैं ना भाग के बस पे मत चढ़ा कर, लेकिन बच्चे फिर भी भाग के चढ़ रहे होते हैं। अगर किसी दिन वो एक बार ये देख ले कि बस पे चढ़ते चढ़ते डंडा पकड़ते हुए उसका पैर फिसलते फिसलते और बस वो बचा और उसको एक बार यमराज के दर्शन जैसे हो गए, अब पेरेंट्स को नहीं कहना पड़ेगा, वो ही खुद लोगों को बोलेगा। या कोई घटना होते देख ले, क्योंकि उसने अब वो इमोशनल लेवल पे सीख ली। पहले लॉजिकल लेवल पे पेरेंट्स बता रहे थे या कोई और सलाह दे रहा था, वो सलाह तब तक नहीं मान सकता आदमी जब तक वो लॉजिकल लेवल पे है। असली लर्निंग हमें इमोशनल लेवल पे ही होती है, और इमोशन लेवल पे तब होती है जब तक इमोशंस पूरी तरह हिल ना जाएं। वो बातों से नहीं हिल सकते, वो परिस्थिति से हिलते हैं। उन हालात में होता आदमी तब हिलते हैं वो। तो आदमी सोचते हैं बातों से मैं सीख लूंगा, 4 फाइनेंशियल बुक पढ़ के मैं सीख लूंगा। वो बातें करना ही सीख सकता है, उनको लाइफ में इंप्लीमेंट करके उससे एग्जीक्यूट करके वैसा फ्री होना नहीं सीख पाता। शब्द उस पर अच्छे आ जाएंगे। जैसे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, वो बिजनेस की मास्टरी सिखाते हैं, लेकिन उनका खुद का गुजारा तो सैलरी से चल रहा है। सैलरी 3 महीने की रुक जाए, उनको लगता है कंगाली सी आ गई, क्योंकि उनके पास शब्द है समझाने के लिए। तो इसीलिए शब्दों से कभी नहीं होता, इसकी लर्निंग इमोशनल लेवल पे करनी पड़ती है। तो ये इमोशनल लेवल की जो लर्निंग है, क्या हमें इमोशनल क्राइसिस मतलब फाइनेंशियली क्राइसिस में जाके ही सीखना पड़ता है? बिल्कुल, कई लोग उसके बाद भी नहीं सीख पाते। जब वो इमोशन फाइनेंशियल क्राइसिस में जाते हैं ना, इमोशनल चोट पहुंचती है, तो वो अपने आप को समझते हैं कि मैंने फलानी गाड़ी खरीदी थी, फलाना खर्चा किया था, वो मैंने गलत किया था, आज मैंने उसको सेव कर लेना चाहिए था, ये था वो था। लेकिन जब वो उस दलदल से, फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलते हैं ना, फिर वो लर्निंग को भी भूल जाते हैं। उस में इतना माइंडफुल होके अगर वो सीखेगा और उस लर्निंग को हमेशा अपने साथ रखेगा, उस भाव में दोबारा वो जी पाएगा, उस स्थिति, वो रूट को अभी तक उसने नहीं छोड़ा,
तो वो तरक्की करता चला जाएगा, क्योंकि उसने उस इमोशनल लर्निंग को आज तक अपने पास रखा है। लेकिन जिसने इमोशनल लर्निंग करी ही नहीं, जिसने गरीबी पढ़ी ही किताबों में ही है, असलियत में उस फेज को जिया ही नहीं, तो उस पर वो लर्निंग आएगी ही नहीं। ऐसे कुछ टिप्स जो फाइनेंशियल क्राइसिस में बिना गए और आप शेयर कर सके, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई जर्नी हुआ हो कि ये 3 टिप्स हैं, इसको याद रखो और फाइनेंशियल क्राइसिस में जाने से बच जाओ। देखो, इसके लिए मैं 2-3 चीज़ें बोलूँगा। जैसे जिन लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिन बचे हुए हैं, तो वो एक बार क्या करें, बूढ़ों की तरह रह के देखें। बूढ़ों का मतलब ये है कि दोनों पैर इतने बांध लें कि इससे ज़्यादा कदम ना चल पाए, और गर्दन में कोई टाइया ऐसी बांध ले कि इतना झुक के रहे, तो वो 3-4 दिन तक इस तरीके से रहे। तो वो देखेंगे जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो मुझे ये दिन जीने हैं। 3-4 जिएगा तो उसको पता लग जाएगा। बात करने या लोगों को बूढ़ा देखने से तो उसको लगेगा ये तो बूढ़े ही पैदा हुए होंगे, हम तो कभी ऐसे होंगे नहीं। तो सेम फाइनेंशियल में भी ऐसा ही है कि कुछ टाइम तक वो कहीं पर अपने घर परिवार की सब चीज़ों को छोड़ के ऐसे ही मैदान में, शहर में कुछ कमाने निकल पड़े। उस फेज से उसको जीना पड़ेगा। अगर उस फेज से वो नहीं जिएगा तो उसमें इतनी दूरदर्शिता होनी चाहिए, जो कि बड़ी रेयर पाई जाती है, हो भी जाती है, लेकिन बहुत रेयर है, कि वो उसका अंदाजा लगा सके। अदरवाइज जब तक वो उस स्थिति में नहीं जाएगा वो उसका अंदाजा नहीं लगा पाता। वो अपने आप को कुछ टाइम के लिए सब पैसे, सब अथॉरिटी, सब असेट, सब चीज़ों से दूर निकाल के अपने आप को एक नए शहर में नए सिरे से कुछ कमाने या जिंदगी जीने के लिए निकल पड़े। उसको 6 महीने, साल ऐसा जिए, और फिर वो हर रोज की लर्निंग अपनी चाहे लिख ले या अपने दिमाग में रखे, क्योंकि दिमाग वैसे लर्निंग कुछ देर के लिए लेता है, लेकिन जब नई सिचुएशन आती है तो वो भी बदल जाता है। बड़े कम लोग उस चीज़ को रिटेन कर पाते हैं, लेकिन अगर पेन डाउन करो तो आप अपनी उस पिक्चर को दोबारा देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। वो शब्द जब आपको सुनाई देंगे तो आपको वो हालात इमेजिन करोगे, तो आपको उस फेज में जाना पड़ता है। इसीलिए कई बार बोलते हैं ना, बहुत अमीर लोगों के बच्चे बिल्कुल अयाश निकल आए, क्योंकि उन्होंने वो फेज देखा ही नहीं। आप उनको वो चीज़ समझा कतई नहीं सकते, क्योंकि वो चीज़ समझा के नहीं आती, वो जी के आती है। हर पेरेंट्स बच्चों को सलाह देते हैं कि हमने अपने टाइम में ये गलती करी थी, तुम ये मत करना। अब वो बच्चे भी गलती करने के बाद बड़े हो जाएंगे, वो बोलेंगे हमारे पापा ने भी समझाया था ये गलती मत करना, क्योंकि उन्होंने गलती करी थी लेकिन हमने समझी नहीं, अब तुम ये आगे मत करना। फिर वो अपने बच्चों को बोलेंगे हमारे पापा ने हमें समझाया था कि ये गलती मत करना, लेकिन हमने फिर भी करी थी, और उनको उनके दादा ने समझाया था, उन्होंने उसके बावजूद भी कर दी। उसके बाद उन्होंने हमें लर्निंग दी, अब हमें लर्निंग आ गई है, अब ये गलती आप मत करना। वो बोले जो आप हमें समझाते हो हम भी ऐसे ही आगे समझाते चले जाएंगे। तो इसीलिए सारी जनरेशन ये करती है कि अब मैं मम्मी पापा बन गया हूं, अब मेरे में अकल आ गई है। जब टाइम चला गया उसके बाद अकल आने का कोई फायदा नहीं है। अकल का फायदा तभी था जब टाइम हो। एवरीवन कैन बी इंटेलिजेंट आफ्टर द इंसिडेंस। घटना घटने के बाद तो कोई भी समझदार हो जाता है, घटना से पहले होंगे तो समझदारी का फायदा हुआ ना। तो सेम इसी तरीके से लोगों का फाइनेंशियल ट्रैप चल रहा है, क्योंकि हमारे पूर्वज 2000 साल से तो इस धरती पे है, 2025 चल रहा है, तो 2000 साल से वो भी काम ही कर रहे थे, चाहे फैक्ट्री में करें, खेत में करें, कहीं तो कर रहे हैं। 2000 साल की मेहनत भी आज लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दिला पाई, क्योंकि उनके पूर्वज भी तो 2000 साल से काम कर रहे हैं, वो तो खाली नहीं बैठे थे। फिर भी और 2000 साल और उनकी जनरेशन भी काम करेगी तो फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे मैनेजमेंट की लर्निंग में बहुत बड़ी खामी है। इसीलिए उनकी कितने 1000 साल जनरेशन काम कर ले, वो इस ट्रैप से बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसकी लर्निंग जिस जिस इंसान ने इमोशनल लेवल पे ली है, वो अपने शौक पूरे कर रहा है। इस प्लेनेट पे ही स्वर्ग है उसके लिए। ये एक आदतों की तरह होता है। जैसे अच्छी हेल्थ की कुछ आदतें होती हैं, ईटिंग हैबिट्स होती हैं, कुछ एक्सरसाइज होती है, कुछ खेल कूद होते हैं। अगर वो नहीं होंगे, ईटिंग हैबिट्स खराब होंगी और लाइफस्टाइल भी खराब होगा, तो उसकी जैसे फिजिकल हेल्थ बिगड़ती है, ऐसे फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ती है। क्योंकि वो इमोशनल लेवल पे आनंद लेना चाहता है, लेकिन उस आनंद को अफोर्ड नहीं कर पा रहा। जैसे अगर किसी को तला भुना खाना है, लेकिन उसने अपनी फिटनेस बहुत बड़ी मेंटेन करी है, तो तला भुना उसको उतना नुकसान नहीं देगा। लेकिन जो बचाई डॉक्टर ने बोला जी इतनी दवाई सब्सक्रिप्शन, अब वो खाएगा, उसके लिए तो बहुत खतरनाक है ना। तो सेम इसी तरीके से लोग अपनी जैसे फिजिकल हेल्थ को बिगाड़ लेते हैं गलत चीज़ों से, चाहे वो ड्रग से बिगाड़े, गलत खान पान से बिगाड़े, क्योंकि वो इमोशनल प्लेजर लेना चाह रहे हैं। इमोशनल प्लेजर के लिए ना
आपको पहले लॉजिकल पेन लेना पड़ता है, तब आप इमोशनल प्लेजर ले सकते हैं। आप अपनी फिटनेस इतनी बिठा लें कि आपको वो चीज़ हार्म ही नहीं कर पाएगी फिर। तो ऐसे ही फाइनेंशियल के अंदर भी आप लॉजिकली इतना पेन ले लें कि आप फिर इमोशनल प्लेजर ले, आनंद ले, तो आप उसको अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन जब तक आप ये बैलेंस नहीं बनाएंगे, आप कोई इंसान कितना मर्जी कमा ले, बड़ी गाड़ी बड़े बंगलों में भी रह ले, लेकिन सुकून से तो नहीं है ना। कई लोग बोलते हैं बहुत अमीर हो गया सुकून, लेकिन इतनी गोलियां खाता है वो, क्या वो सुकून थोड़ी है? क्योंकि जो वो मनी उसने जनरेट किया उससे तो उसको कुछ मिल ही नहीं सकता ना। अगर उसकी हेल्थ खराब है, कई लोग बोलते हैं पैसा बड़ा खराब है, बड़े बड़े अमीर हैं, वो बिल्कुल हालत उनकी, इतनी गोलियां खाते हैं, डॉक्टर ने मना किया हुआ है ये नहीं खाते। भाई उन्होंने पैसा कमाना तो सीख लिया, लेकिन पैसे को अपने फेवर में इस्तेमाल करना सीखने में असफल रह गए। तो जिसने इस चीज को अपने फेवर में करना सीख लिया, जो पैसे का गुलाम नहीं बना, क्योंकि वो लोग आज कितना भी कमाने के बाद भी वो गुलाम है पैसे के। क्यों गुलाम है? क्योंकि वो और कमाने निकले हुए अपनी जिंदगी को जीने की बजाय। तो जो और कमाने के लिए निकला है, जबकि मोर देन सफिशिएंट हो गया है, तो वो तो गुलामी हुई ना। तो उस गुलामी से बाहर कब निकलेगा? वो तो शुक्र है भगवान ने दिया ही सबको 60 70 80 साल है। अगर 700 800 दिए होते तो वो कई सैकड़ों साल भी इसमें लगाते, इसी से तो मल्टीप्लाई करते। अगर एक मच्छर 7 दिन जिंदा रहता है तो वो 7 दिन में अपनी पूरी जिंदगी जीता है। यहाँ 70 साल कोई जी रहा है तो वो 70 साल में कर रहा है, ऐसे 700 में होता तो वही होता। एक मेरा दोस्त बोला कि अब ना बस बहुत हो गया, अब मैं आगे अपना जीवन आगे नहीं काम करूंगा, अब तो मैं बस जितना करना था कर लिया। मैं ये चीज़ तूने जब काम शुरू किया था क्या उस दिन सोची थी? बोला नहीं, अब तो मेरी ना हेल्थ जवाब दे गई। तो मैं बोला कि अगर तेरी उम्र 1000 साल होती 700 800 में, तो 700 800 साल के बाद जब जवाब देती तो इसको तब छोड़ता। तो हालात ने मजबूर किया ना, तब छोड़ रहा है। तेरी मर्जी कहां हुई? तो अपनी मर्जी से जीना तो ही तो आप इस धरती पे आके आनंद ले पाओगे ना। आप हालात आपको जिलाए, मतलब देश बेशक आजाद हो गया है, लेकिन आपके हाथ पैरों से फाइनेंशियल बेड़ियां नहीं उतरी, तो देश के आजाद होने से क्या होता है? वो तो शब्द है आपके लिए कि देश आजाद है, पर आपको आजाद की फीलिंग नहीं आई तो देश आजाद हो चाहे। अगर आप गुलाम, देश गुलाम भी है और उस गुलाम के हम राजा है, तो हमें तो आजादी की फील आ रही है ना। सर आपकी बातों से मुझे एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है। जैसे पहले के टाइम पे ना पेरेंट्स ऐसे होते थे, बोलते थे, समझाते थे कि अभी अगर बच्चों को कुछ लेना है तो वो रुक जाते थे, थोड़ा टाइम देते थे कि नहीं रुक के फिर लेना, या एक टाइम दे दिया बर्थडे पे लेना, वैसे करके। पर आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो ऐसे हो गए हैं कि जो हमें नहीं मिला, जो हमें पूरा नहीं हुआ, हमारी जो चीज़ें पूरी नहीं हुई, वो हम सब अपने बच्चों को देंगे। अगर उन्होंने कुछ मांगा आज तो आज नहीं तो कल तुरंत ही मिल ही जाता है बच्चों को। तो इस पे क्या टेक है आपका? देखो, जो पेरेंट्स पहले नहीं देते थे और बड़ा सोच सोच के देते थे, आप कोई बर्थडे या कोई कंडीशन रख देते थे, या कोई एग्जाम पास करना या ऐसा कुछ भी ऐसा होता था 10th में मिलेगा इसमें, या कोई भी ऐसी कंडीशन कर देते थे, उससे क्या होता था कि उस चीज़ को लेके बच्चे के मन में एक ऐसा भाव होता था कि मुझे इसको अर्न करना पड़ेगा, चाहे वेट करके अर्न करना पड़े या कोई काम करके अर्न करना पड़े, तो उसको रिस्पेक्ट होती थी। क्योंकि वो उसको थोड़ी मुश्किल से मिली है, उसके लिए उसने स्ट्रगल किया, चाहे वेट करने का स्ट्रगल किया वो भी किया है। और आज की तारीख में क्या है कि जो चीज़ें स्ट्रगल के बिना मिल जाती हैं उसकी कदर नहीं होती। अब जैसे पुराने, आज की जनरेशन के लोगों का क्या लॉजिक होता है कि ये चीज़ें हमें नहीं मिली, लेकिन हम ये कमी बच्चों में नहीं रहने देंगे। उसने, आज के पेरेंट्स ने लाइन तो ठीक पकड़ ली कि जो हमें कमी रही हम इनको नहीं रहने देंगे, लेकिन उन्होंने पकड़ा क्या, चीज़ों की जो हमें कमी रही इनकी कमी नहीं रहने देंगे। जबकि उनको पकड़ना क्या चाहिए था कि हम जो टाइम से पहले काबिलियत नहीं आ पाई हमारे में खुद सेल्फ डिपेंडेंट होने की, वो काबिलियत हम इन बच्चों में देंगे। तो उनको इस काबिल बनाने की काबिलियत देनी है कि वो इस चीज़ को अपने आप गेन कर सके। हम वो नहीं दे रहे, हम रेडीमेड परोस दे रहे हैं चीज़, जिससे कि उनको काबिलियत कभी हासिल करने का विचार आएगा ही नहीं। उनको तो ये आएगा थोड़ा जोर से रोना है, महंगी चीज़ें और ज़्यादा जोर से रोना है, 3 दिन खाना छोड़ देना है। उनकी तो कंडीशनिंग यही होगी ना। तो अगर हमें ये सोच रहे हैं कि जो हमें नहीं टाइम से मिला वो बच्चों को टाइम से मिल जाए, वो प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, वो काबिलियत होनी चाहिए। कि वो काबिलियत हमें नहीं मिली, हमें पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा,
वो काबिलियत हम बच्चों में शिफ्ट कर दें कि इनको हमारे ऊपर डिपेंड ना करना होना पड़े इन चीजों के लिए, ताकि ये सेल्फ सस्टेन कर सके। तो अगर कोई पेरेंट इस तरीके से चीज सीख रहा है देन इट इज फाइन। लेकिन कोई ये सोच रहा है कि जो चीज मुझे नहीं मिली, प्रोडक्ट, खेल कूद, गेम, बाइक, स्कूटी या जो भी चीजें हैं, वो मैं इनको एकदम दे दूं, तो वो कभी भी उसके अंदर उस चीज को लेके इज्जत आएगी नहीं। वो बड़े जल्दी, जब आप उसके मांगने से पहले आप उसको खिलौना दे रहे हैं, वो टूट जाएगा बड़ी जल्दी। जो चीजें आप, कपड़े या जो भी चीजें उनको दे रहे हैं, उसकी कोई कदर नहीं होगी। और इससे उसमें क्या नुकसान हो रहा जाएगा, क्योंकि उसने स्ट्रगल किया ही नहीं वेट करने का, जैसे बोला बर्थडे पे या किसी भी चीज पे, तो उसने वेट किया ही नहीं। वेट से पहले ही मिला, तो हमने क्या किया, उसके पेशेंस लेवल को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया। उसको आज चाहिए तो मतलब आज चाहिए। आप उसको बर्थडे तक रोकोगे, इतना लंबा स्टेमिना आपने पैदा ही नहीं किया। आपने कभी रामायण देखी होगी, उसमें पूरे 1 घंटे के एपिसोड में शबरी के बेर ही खाए जाते थे। आज कोई उसको दोबारा देख ले, उतना हिट कर दे, संभव नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि तब हमारे पेशेंस लेवल बहुत बड़े थे, जो कि रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए भी चाहिए, जो कि जीवन के अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए भी चाहिए, और बहुत सारी काबिलियत के लिए चाहिए। इम्पेशेंट हो जाने का मतलब इमोशनल वीक हो गए, और इमोशनल वीक चाहे किसी भी तरीके की स्ट्रेंथ हो, वो वीक है, क्योंकि इमोशन से वीक हो गए उसके, क्योंकि जिंदगी चलती तो इमोशन से ही है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए हमने उनको इमोशनल वीक कर दिया। अगर हम ये बोलते कि हमें वो चीज नहीं मिली, प्रोडक्ट को छोड़ के, कि इमोशनल स्ट्रेंथ हमने बच्चे की और बढ़ानी है, काबिलियत और बढ़ानी है, तो था बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट की बात करेंगे, उसमें भी उस लेवल की तड़प ही नहीं आई, जिस लेवल की तड़प आपने इतना टाइम वेट करके करी। तो आपने उसके लिए नुकसान कर दिया, उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ को और कमजोर कर दिया। जो बढ़ सकती थी उसको पनपने ही नहीं दिया। अगर शेर को बचपन से रख के जू में, आप उस जू में उसको रेडीमेड सब खाने पीने के लिए दोगे, और जिस दिन आप उसको जंगल में छोड़ोगे तो हो सकता है 4 भेड़िया ही खा जाए उसको। तो क्या हमने बच्चों में काबिलियत हासिल करी? पेरेंट्स के लिए मैं बड़ी बात कहना चाहूंगा, जो मैं कई बार महसूस करता हूं। बहुत सी मदर बच्चों के लिए वो काम करती हैं जो माँ को करना अच्छा लगता है। वो नहीं करती जो बच्चों के लिए वाकई अच्छा है। ना उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगी कि इमरजेंसी में मेरी एब्सेंट में खुद बना सके, वो जोमेटो टमाटो पे डिपेंड होगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा, या रेडीमेड खाने जैसा। ना ही वो इस काबिल बनाती कि अगर कभी इमरजेंसी में कपड़े धोने पड़ सके, अपने आप धो सके। ना इस काबिल बनाती कि अगर उसको 1 हफ्ता या महीना घर में अकेले रहना पड़ सके तो वो सारी डस्टिंग और सारी चीजें कर सके। वो मदर उसमें काबिलियत नहीं डाल रही। अगर वो बच्चे में काबिलियत नहीं डालेगी, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान होगा आगे जाके, क्योंकि वो एक फीमेल के ऊपर डिपेंड हो गया, अपनी मदर के ऊपर। मदर को लगेगा बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है, लंबी दूरी में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्यों? जब उसकी शादी होएगी, उसको लगेगा मैं एक फीमेल पे डिपेंड होने की जो आदत है वो तो मेंटेन रह गई ना। अब माँ बोलेगी ये मेरे पे डिपेंड क्यों नहीं है? क्योंकि उसको डिपेंड करने के लिए और ज्यादा यंग फीमेल मिल गई। अब ये एज्ड हो गई, वो अपने उसी इमोशंस को आज तक जोड़ेगी, और वो बोलेगी बच्चा बदल गया, मेरे बिना ये सरकता नहीं था। वो फीमेल की बिना नहीं सरकता था। अब उसको वो फीमेल मिल गई जो उस टाइम पे, मदर के टाइम पे, उतनी काबिल थी। अब वो उसकी सारी चीजों का ख्याल रख पाती है। तो मदर फिर सोचती है मेरे साथ अन्याय हो गया, पाल पोस के बड़ा किया, और अब अनाथ आश्रम में या जो भी वृद्धाश्रम या ऐसा जो भी और भी बड़ी सारी चीजें, तो उसको डिस्कार्डेड सा लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी खराब कर दी। अगर उसमें वो क्वालिटी डाली होती, वो काबिलियत डाली होती, तो वो उस फीमेल पे डिपेंड नहीं रहता और अपनी वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता कि मुझे अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी है। लेकिन अब उसकी डिपेंडेंसी इतनी हो गई, अब जब गुलामी हो जाती है तो फिर गुलामी में तो आदमी को वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। तो ये अपने खिलाफ काम करने वाला काम है। तो इन सब की वजह से आज के रिलेशनशिप में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आई थिंक ये सब चीज़ ही कंडीशन कर रहा है, जो लोग खुद के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं निकल पा रहे हैं। एक और चीज़ है इनसे जो निकल के आ रहा है कि ये जो कंडीशनिंग है, जो हमें चाहिए वो तुरंत मिल जाता है। तो आज के बाद वाली जो जनरेशन है, नेक्स्ट जो कमिंग जनरेशन है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत जल्दी नहीं देखने वाले हैं।
पिछले जनरेशन के अकॉर्डिंग? वो फाइनेंशियल क्राइसिस देखेंगे और वो इतने इम्पेशेंट हो जाएंगे, वो इतने इमोशनल वीक हो जाएंगे, जिससे कि वो उनमें डिप्रेशन, स्ट्रेस, एग्जाइटी खूब बढ़ जाएगा। और आप देखोगे ये बढ़ भी रहा है धीरे धीरे। इवन के मेट्रोज में अमीर लोगों में भी ये चीज आ रही है, क्योंकि वो इमोशनल स्ट्रेंथ ही खत्म हो गई ना। और वो फाइनेंशियल क्राइसिस में जब आदमी आता है तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीजें भी तो उसके साथ जुड़ती हैं। तो ये चीजें हो रही हैं, और थोड़ा ज्यादा आगे हो जाएगा तो लोगों में सुसाइडल थॉट भी आएंगे ज्यादा। तो ये तो बहुत, ये अब उस फाइनेंशियल क्राइसिस से वो सीख ले, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप चाहिए ना, होनी चाहिए ना उससे सीखने के लिए। कुत्ते को देख के तो आदमी भाग लेगा, शेर को देख के तो डर के वहीं खड़ा रह जाएगा ना। क्योंकि अब आदि मानव के टाइम में वो शेर से लड़ता भी था और उसको फाइट भी करता था, या बचता भी था, या कुछ भी करता था, लेकिन हमने वो स्ट्रेंथ तो डेवलप नहीं करी। जो आज़ादी के ये बच्चे, ये 15 अगस्त 26 जनवरी पे एक हाथी की सवारी निकलती है बहादुर बच्चों की, आप उसमें देखोगे 14 साल से छोटे बच्चे उन्होंने शेर से लड़े हैं, जबकि 24-44 साल वाला भी डर जाता है, क्योंकि वो उस इमोशनल स्ट्रेंथ में थे कि मेरे को इसने मेरी मदर पे या बच्चे पे या भाई पे किसी पे अटैक किया तो मैंने शेर को लड़के भगाना है, मार के भगाना है। तो हमने उनको स्थिति तो दे दी बहुत टफ, और इमोशनल स्ट्रेंथ उनकी डेवलप नहीं करी, तो वो तो मरेंगे। स्ट्रेस, एग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें इकट्ठे भर भर के आएंगी। तो आप देखो दुनिया गोलियां खा रही है, और डॉक्टर भी ये नहीं बोलते कि मेरी 2 साल की गोलियां खा लो आप ठीक हो जाओगे, या 10 साल की खा लो तो ठीक हो जाएंगे। वो यही बोलते हैं बस अभी यही चलेगी, कुछ टाइम के बाद और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, मरते दम तक आपको गोलियों से भर देंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे एक नया टॉपिक दे दिया नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए कि बच्चों में फाइनेंशियली मतलब कैसे उनका माइंड मेकअप करना और माइंडसेट क्या चेंज हो सकती है बच्चों के लिए। तो हम लोग फिर मिलेंगे जल्दी नए पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।